नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने इस बार यूपी चुनाव में कुछ अलग सोचा है। यूपी में इस बार बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। यूपी चुनाव पर नजर रखने वाले बताते हैं कि ग्राउंड पर काम शुरू हो गया है। करीब करीब अगले 4 महीने का कैलेंडर भी तय हो गया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जब नरेंद्र मोदी का यूपी में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी के विरोधी भी कहते हैं कि जहां से मोदी के विरोधियों की सोच रुक जाती है, वहां से मोदी की सोच शुरू होती है। तो सोचिए, किसानों की बात तो हर नेता करता है, लेकिन किसानों के बीच जाकर नेचुरल फार्मिंग की बात समझाना ये मोदी ही कर सकते हैं। विपक्ष ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इसमें उन्हें कोई वोट नहीं दिखेगा। आज 16 दिसंबर विजय दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबा भाषण नहीं दिया, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मोदी की हुई। मोदी को गंगा स्नान किए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कुछ कह जाते हैं कि मोदी फिर हेडलाइन बन जाते हैं। यूपी चुनाव के शुरुआती रुझान आने लगे हैं। यूपी में क्या होने वाला है, समझिए इस रिपोर्ट से। यूपी का मूड क्या है, नरेंद्र मोदी को पता है। यूपी चुनाव में मोदी का दांव है। यूपी से दिल्ली के रास्तों में भी इसका इंपैक्ट साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 रामबाण हैं जो उनको सबसे अलग बनाता है। पहला, राष्ट्रवाद, जिसमें कोई उनको हरा नहीं सकता। दूसरा, हिंदुत्व, इसमें मोदी को टक्कर कोई नहीं दे सकता। तीसरा, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, जिसमें वो सबसे आगे हैं। चौथा, डिफरेंट सोच एंड अप्रोच, यहां पर उनके लेवल का कोई नहीं है। राष्ट्र, देश प्रेम और सेना का सम्मान, इन पर प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मोदी के विरोधी भी जानते और मानते हैं, राष्ट्रवाद पर प्रधानमंत्री को घेरना, उनकी नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठाने से उल्टा उनका ही नुकसान हो जाता है। 1971 युद्ध की 50वीं विजयी सालगिरह पर पूरा देश वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा सुना रहा है। शहीदों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी सुबह सुबह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वीर जाबाजों के नाम खास मैसेज भी लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नेशनल वॉर मेमोरियल पर विजय ज्योति जलाई थी। 4 मशालों को देश में अलग अलग हिस्सों में रवाना किया गया था। इन 4 मशालों को 1971 की जंग की रणभूमि से लेकर 1971 के युद्ध के हीरो के घरों तक ले जाया गया। दोपहर को 12:30 बजे राहुल गांधी ने 1971 युद्ध के 50 साल होने पर पहला ट्वीट किया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने दोपहर 3 बजे इस जीत को याद किया, वो भी खास राजनीतिक मकसद के साथ। दोनों की पोस्ट को देखेंगे, राहुल और प्रियंका ने इस खास मौके पर खास मैसेज देने की कोशिश की है। विजय दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने देहरादून में मेगा रैली की। शहर भर में 1971 के जाबाजों और शहीद सीडीएस बिपिन रावत के भी पोस्टर लगाए गए। राहुल गांधी का मोटिव साफ है। प्रियंका गांधी की पोस्ट में भी 4-4 फोटो का मैसेज क्लियर है, लेकिन इन सब पर भारी मोदी की ये तस्वीरें हैं। क्योंकि जो तस्वीरें राहुल की रैली से आई, उस पर बीजेपी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने तिरंगे का अपमान किया। तिरंगा में से अशोक चक्र गायब है, जबकि दूसरी तस्वीर में मंत्रोच्चारण के वक्त राहुल गांधी के हाथ देखिए। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाथ नीचे। बीजेपी अब इन तस्वीरों को मुद्दा बना रही है। मोदी विरोधी हिंदू और हिंदुत्व को एजेंडा बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सोच और उनका मकसद एकदम साफ है। इसकी गवाह काशी नगरी खुद है। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की यह सुलभता
मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया। यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम विरासत और विकास का अद्भुत संगम है। काशी में 46 शिवलिंग की स्थापना विभिन्न देवी देवताओं ने की थी, जिसमें श्री राम द्वारा रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग भी है। 47 शिवलिंग ऐसे हैं जिनकी स्थापना अलग अलग काल में ऋषि मुनियों ने की थी। 65 शिवलिंग भारतवर्ष के शैव क्षेत्रों से विश्वेश्वर के पास रहने के लिए काशी में स्थापित किए गए। 2021 में प्रधानमंत्री ने काशी कॉरिडोर शुरू किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जिसने देखा वो देखता रह गया। करीब 240 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर बदली, लेकिन राहुल गांधी को इसमें भी सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आई। आपने देखा होगा, गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति। और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो। राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री का काशी दौरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ये तस्वीरें सिर्फ राहुल गांधी को पसंद नहीं आई हैं, बल्कि जो राहुल की सोच है वही कांग्रेस की लाइन लेंथ है। तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विजय दिवस पर हिंदुत्व को मुद्दा बनाया। जिस प्रकार की शासन चल रहा है, धर्म के नाम पे बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, क्या ये संभव है? देश का फ्यूचर क्या होगा, कोई सोच सकता है? क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, इस हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदुत्व को एजेंडा बना रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के मंच पर भगवा रंग भी नजर आया, शंख भी बजे, मंत्रोच्चारण भी हुए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ये सब कुछ राहुल की रैली में हुआ, ऐसा पहली बार देखने को मिला। लेकिन इन सबके बीच में कुछ ऐसा भी हुआ जिसको कांग्रेस जरूर छिपाना चाहती होगी, लेकिन कैमरे में सब कैद हो गया। माननीय राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उत्तराखंड की एक ट्रेडिशन स्वस्ति वाचन जब जी भी कोई, माननीय राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया खड़े होंगे। माननीय राहुल गांधी जी, सर। राहुल इतना खोए हुए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका नाम पुकारा गया। आखिरकार हरीश रावत ने उनको उठाया। कांग्रेस हिंदू वोट की ताकत देख चुकी है, इसलिए वो हिंदू वोट को अपने पक्ष में लाना चाहती है। देहरादून में जो कांग्रेस ने किया वो काशी कॉरिडोर का असर भी हो सकता है, क्योंकि यूपी चुनाव में हुए सर्वे के मुताबिक मोदी के वाराणसी दौरे से बीजेपी को फायदा होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से यूपी की जनता खासी खुश है।
नरेंद्र मोदी को दो बार प्रधानमंत्री बनाने में सबसे अहम रोल यूपी का है। वाराणसी प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है और अब यूपी विधानसभा चुनाव में मोदी का दांव है। 18 से 28 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री 4 बार यूपी का दौरा करेंगे। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। 23 दिसंबर को मोदी खुद वाराणसी जाएंगे। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की ही हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए प्रयागराज तक 12 जनपद हमारे इससे आच्छादित हो रहे हैं। 18 तारीख को शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी गंगा एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहुत 1947 से 2017 तक प्रदेश के अंदर 1.5 एक्सप्रेसवे बने थे और 17 से अब तक हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे का वेलफेयर एंड मैनेजमेंट। भारतीय राजनीति में अक्सर नेताओं का एक कॉमन अप्रोच होता है, जो जैसा होता आया है, जो जैसे होता रहा है वैसे ही होने दो, क्या फर्क पड़ता है। और दूसरे तरह के लीडर मोदी हैं, जो हर काम नई सोच, नए एंगल से देखते हैं, बिल्कुल नए तरीके से काम करते हैं। ये खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुनिए। प्रदेश ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया, यानी 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना, 18 करोड़ डोज वैक्सीन की उत्तर प्रदेश अब तक दे चुका है और लगातार प्रतिदिन 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर के तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया, तमाम प्रकार की दुष्प्रचार हुए, लेकिन जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और राज्य सरकार की बातों पर विश्वास किया और वैक्सीन लेना प्रारंभ किया। वैक्सीन ने थर्ड वेव की संभावनाओं को रोका और संभावनाओं को रोकने के साथ आज हम लोग न केवल वैक्सीन दे रहे हैं बल्कि 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन सरकार का डबल डोज राशन की खुराक भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हर महीने 2 बार राशन भी फ्री में लेने का कार्य कर रहे हैं। फ्री में राशन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी रूटीन से अलग सोचते हैं, इसका एहसास आज देश भर के किसानों को भी हुआ। खेती किसानी में एक सोच बन चुकी है, जितना खाद डालोगे उतना मुनाफा होगा, जितना फर्टिलाइजर डलेगा खेत उतना अच्छा लगेगा। लेकिन यही सोच आने वाले वक्त में किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विकराल हो जाए, उससे पहले बड़े कदम उठाने का यह सही समय है। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। हमें बस उन जीवाणुओं की मात्रा धरती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें देसी गायों की भी अहम भूमिका है। जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गौमूत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। देश में खेती की जमीन तेजी से कम हुई है। किसान परिवार में भी खेती के अलावा कमाई के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं।
भारत में खेती के लिए जमीन साल दर साल कम हो रही है, जबकि आबादी बढ़ने से खाद्य की मांग लगातार बढ़ रही है और इससे दुनिया के अलग अलग देशों पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जो आने वाले वक्त में देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने किसानों को नया मंत्र दिया। आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही है, उतना ही बैक टू बेसिक की ओर बढ़ रही है। इस बैक टू बेसिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना। इस बात को आप सब किसान साथियों से बेहतर कौन समझता है? हम जितना जड़ों को सींचते हैं, उतना ही पौधे का विकास होता है। भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। खेती किसानी के इर्द गिर्द ही हमारा समाज विकसित हुआ है, परंपराएं पोषित हुई है, पर्व त्योहार बने हैं। प्रधानमंत्री की डिफरेंट सोच एंड अप्रोच उनको एक नेता से लीडर बनाती है। डिफरेंट सोच एंड अप्रोच अब खेती में भी किसानों को अपनाने की जरूरत है। ओवैसी आज चुप रहे, लेकिन ओवैसी की पार्टी के छोटे नेता बड़ी बात करते सुनाई दिए। ओवैसी की पार्टी ने यूपी के लिए जो लोकल नेताओं की टीम इकट्ठा की है, ये दरअसल ओवैसी से ज्यादा भड़काऊ बातें कर रहे हैं। यूपी के चुनाव प्रचार में जो मेन लीडर्स हैं, उन्हीं की स्पीच सुनाई जाती है, उन्हीं की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन बड़े नेता मंच पर आए उससे पहले जो लोकल नेता हैं, जो प्रदेश के लीडर्स हैं, वो कुछ ऐसा कहते हैं जो इलाके में माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल होने लगता है। उदाहरण के तौर पर आज आपको ओवैसी की पार्टी के मंच के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। ओवैसी के आने से पहले क्या क्या कहा जाता है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ऐसी बातें खुद ओवैसी ने भी नहीं सुनी होंगी। आज अगर वो खुद भी सुनेंगे तो यकीनन चौंक उठेंगे। तुम्हारा उस्ताद अखिलेश यादव है और हमने असदुद्दीन अवैसी साहब से तालीम ली है, तो तुम्हारे उस्ताद में और हमारे उस्ताद में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जूती के बराबर नहीं, तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जबान के बराबर नहीं। तुम्हारी ना औकात है, ना तुम्हारे मालिक की औकात है मेरे सदर की जूती के बराबर होने की। हमको छेड़ना नहीं, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ते नहीं, तुम्हारे गढ़ में घुसकर बात करेंगे। यूपी में फुल ऑन एक्शन है, जबरदस्त टेंशन है। ओवैसी से लेकर अखिलेश तक सबके टारगेट पर मुस्लिम वोटर्स हैं, मगर इन सबकी एम फैक्टर वाली लाइन लेंथ ही अलग अलग है। कभी किसी शुक्ला जी को नहीं कहा ये दलाल है, कभी मिश्रा जी को नहीं कहा ये दलाल है, कभी किसी यादव को नहीं कहा कि ये दलाल है। आप कोई संगठन बना सकते हैं, बताइए आप। प्रदेश में नहीं, जिले लेवल पे नहीं बना सकते आप, डंडा हो जाएगा। सिमी का हाल मालूम है आपको, 20-20 साल से पड़े लोग जेल में। यूपी के चुनावी जलसों में इस वक्त दो फिलॉसफी चल रही है। समाजवादी पार्टी सॉफ्ट मुस्लिम वाला कार्ड खेल रही है, ओवैसी एंड कंपनी कट्टर सोच पर आगे बढ़ रही है। इसका सबसे लेटेस्ट सैंपल ओवैसी भाईजान के करीबी गुफरान नूर हैं। जनाब का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये ओवैसी को पीएम बनाने वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। जोर जोर से कह रहे हैं कि जितना मन करे उतने बच्चे पैदा करो, मुल्क पर राज भी तो करना है। हम लोग मुसलमान कौम है ना, बहुत ईमान से भी नीचे चली गई है हर तरीके से। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? ये वीडियो वायरल हुआ, सियासी पारा चढ़ा तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद शफीकुर रहमान बर्क कैमरे पर आए। मुस्लिम बच्चे ज्यादा पैदा करें, पैदा करना हमारे बस का नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। हम इस्लाम की फिलॉसफी के मानने वाले हैं और हर चीज़ अल्लाह ही बनाता है, पैदा भी वही करता है, मारता भी वही है, इसलिए ये गलत है। यूपी के चुनावी मौसम में हलवों का भी शोर है, पुलाव का भी शोर है, मगर सबका फोकस तो बिरयानी पर ही है।
20% मुसलमानों का वोट अखिलेश को भी चाहिए, ओवैसी को भी चाहिए। पिछले कुछ घंटों के बयान बताते हैं कि दोनों ही पार्टियों के नेता हिंदू हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमानों को भी पाले में कर रहे हैं, मगर दोनों में ओवैसी की पार्टी का टोन काफी एग्रेसिव है। एक ही शख्स है उस ऐवान पार्लियामेंट में, ना अखिलेश उसकी जूती के बराबर, ना दूसरे समाजवादी उसकी जूती के बराबर। वो एक ही है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आंखों में आके डालकर बात करता है और आपका मुतालबा करता है शरीयत में दखल अंदाजी। असदुद्दीन अवैसी कहीं पे हमारी शहादत, असदुद्दीन अवैसी कहीं पे हमारी मुसीबत, असदुद्दीन अवैसी। क्या कभी आपने सुना कि कहीं अखिलेश अखिलेश अखिलेश? कहीं नहीं, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। तो मजबूत करना है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। जब तुम नहीं कर सकते, जब तुम डरपोक हो, क्यों डरते हो? क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं उस योगी के सामने डरकर बात कर सके। तो इन कमजोरों को ताकत क्यों दे रहे हो? इन कमजोरों को और मजबूत क्यों कर रहे हो? अगर ताकत देना है तो ताकतवर अपने आप में से चुनो। अभी डरना शुरू हुआ है, घबराना शुरू हुआ है। अभी तो कारवान निकला है, जब तेजी पकड़ेगा इंशाअल्लाह ताला साइकिल भी एक तरफ, हाथ भी एक तरफ, हाथी भी कोने में, पतंग ही पतंग पिलेगी कानपुर में इंशाअल्लाह। वो यकीन है आपके ऊपर। ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम बिरयानी वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम रोजा अफ्तार वाली है, ये जो लोग कहते हैं कि ये कौम मुशायरे वाली है, आज के बाद से तुम उनको बता दो, तुम उनको ये दिखा दो, ना हमें मुशायरा चाहिए, ना हमें रोजा अफ्तार चाहिए, ना हमें बिरयानी चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमें हिस्सेदारी चाहिए। ओवैसी एंड कंपनी कट्टर सोच पर मुसलमानों को लुभाने वाली चुनावी पटकथा लिख रही है। मुस्लिम वोट तो अखिलेश यादव को भी चाहिए, मगर फिलहाल वो इस पिच पर थोड़ी स्लो बैटिंग कर रहे हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सांसद हैं, अखिलेश, मुलायम, एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क। आजम खान फिलहाल जेल में हैं। इनकी पार्टी सीएए एनआरसी पर तो बोलती है, मुस्लिम भी करती है, मगर ओवैसी की लाइन पर जाने से बचती है। जबकि दूसरी तरफ भाईजान की सियासी पिच में बाउंस भी है, स्पिन भी है, एग्रेशन भी है और एग्रेसिव खिलाड़ी भी हैं। मसलन इन जनाब को ही ले लीजिए। ये पहले बंद कमरे में भड़काते, फिर मंच पर आकर ताना मारते हैं। शुरुआत एजेंट वाले स्क्रिप्ट से होती है। रही बात कि दलाल है, एजेंट है, तो पहला एजेंट नहीं है। सुलेमान सेठ भी एजेंट थे, गुलाम महबूब बनातवाला भी एजेंट थे, डॉक्टर जलील फरीदी भी एजेंट थे, सैयद साहबुद्दीन भी एजेंट। जब भी मिल्लत का कोई आया है तुमने उस पर यही इल्जाम लगाया है, ये तो वोट कटवाएगा, ये तो दलाल है, ये तो बिका हुआ है। कभी सोचा है तुमने आखिर क्यों अभी से कहा जाता है कि ये दलाल है? कभी किसी शुक्ला जी को नहीं कहा ये दलाल है, कभी मिश्रा जी को नहीं कहा ये दलाल है, कभी किसी यादव को नहीं कहा कि ये दलाल है। अभी ऐलान हुआ, आम आदमी पार्टी कह रही 403 सीटें लड़ेंगे, किसी ने नहीं कहा कि वोट बढ़ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी कह रही 403 सीटें लड़ेंगे, किसी ने नहीं कहा कि वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने कहा 403 सीटें लड़ेंगे, किसी ने नहीं कहा वोट बढ़ जाएगा। वो ऐसी अगर लड़ेंगे तो वोट बढ़ जाएगा। कब तक इनकी साजिशों का शिकार हो गए? जानते हो ये कौन है? ये हाजी शौकत साहब है। इस प्रदेश में इस पार्टी को लाने वाले हैं। ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, साहिब हैसियत है, अपना एक मकाम रखते हैं। क्या मिल रहा है इनको? क्या हासिल हो रहा है? हमारा तो कोई सांसद भी नहीं है यहां, हमारा कोई विधायक भी नहीं है, हमारी तो सत्ता भी नहीं है। अपना घर भी दिए हुए लखनऊ में, वही ऑफिस है हमारा प्रदेश का। अपना माल तन मन धन सब लगाए, रात दिन पागलों की तरीके घूम रहे। क्या चाहता है ये शख्स? क्या चाहता है? कभी सोचा है? ये दीवाने, ये पागल है, ये सब ये बैठे हुए बाजिद हुसैन साहब, ये हैदराबाद के मेयर है, ये हैदराबाद से यहां चल के आ रहे। क्या चाहते हैं ये यहां सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कोई ठेका है क्या लेना है इनको? क्या चाहते हैं ये लोग जो तुम्हारी फिक्र में दुबले हो रहे हैं? ये तुमको दलाल दिखते हैं, जिन्होंने तुमको पीठों से पत्थर बना दिया, वो मसीहा नजर आते हैं कि अल्लाह के वास्ते अपना शुक्र करो।
बिलियन लोग हैं। और फिर जैसे ये हजारों की भीड़ के सामने आते हैं, इनकी टोन पहले से ज्यादा आक्रामक हो जाती है। पहले आरएसएस होता है, बीजेपी को कोसा जाता है। तुम जानते हो तुम्हारा मुकाबला किनसे? जिनसे तुम्हारा मुकाबला है वो बहुत जीनियस लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। आरएसएस को तुम कभी नहीं पार पा पाओगे। 100 साल भी अगर तुम पढ़ोगे तुम आरएसएस को नहीं छू पाओगे। उनके प्रोपेगेंडो में, उनकी मक्कारियों में, उनके बहतानों में तुम कभी उनको नहीं पकड़ पाओगे। कभी तुमने सोचा है अभी चुनाव आएगा, क्या कहा जाएगा हमसे? यार काला चोर जीत जाए, भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा भी लगता है सुनने में, लगता है कि बात ठीक कह रहा है, भाजपा न जीतने पाए। लेकिन तुम जानते हो इस शब्द में तुम्हारा क्या नुकसान होता है कि ये प्रोपेगेंडा भी तुमको ही तबाह करने के लिए है। जब तुमसे कोई कहता है कि भाजपा न जीतने पाए, आप भाजपा को हराने में लग जाते हो। कौन सा ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारे पास जो तुम लगा के देख लो कि फलाना जीत रहा है? कोई थर्मामीटर नहीं है। पहले कांग्रेस के दलाल हुआ करते थे मुस्लिम लीडर, अब भाजपा के दलाल होने लगे। 8,000 करोड़ रुपए का मालिक वो दलाल है। लानत है ऐसी सोच के ऊपर, लानत है ऐसी सोच के ऊपर। कब बदलोगे इस सोच को तुम? 24 करोड़ की भाईजान के ऐसे समर्थकों के छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फैलने लगते हैं और बार बार मुसलमानों को याद दिलाने के लिए जानबूझकर एक ही डायलॉग मारा जाता है। एक चाय पी, सरकार बना दी, दूसरी चाय में गिरा दी। कभी सोचा है तुमने उत्तर प्रदेश जैसा सूबा, 24 करोड़ की पॉपुलेशन, 20% मुसलमान, यानी समथिंग 5 करोड़ मुसलमान, 2014 में एक भी सांसद तुम्हारा नहीं जीता, तुम्हारी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। लेकिन तुम न जागना, उत्तर प्रदेश के अंदर हमसे बड़ा वोट बैंक किसी का नहीं। यादव 9%, सत्ता में भागीदारी नहीं, मालिक बना बैठा है। 3% पाल अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। 2% वाले अपनी हिस्सेदारी, अपनी नुमाइंदगी मांग रहे हैं और 20% वाले दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियां बिछा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। याद रखो, गुलामी में भीख मिलती है, साझेदारी कभी नहीं मिलती है। ओवैसी की टीम में ऐसे एक नहीं कई कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर नंबर 2 से मिलिए। इनका नाम है मोहम्मद माजिद हुसैन। ये AIMIM के कॉर्पोरेटर हैं, हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, मगर फिलहाल यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्त हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनकी बातें मंदिर से शुरू होती हैं और मस्जिद पर खत्म होती हैं, मोदी से शुरू होती हैं और योगी पर खत्म होती है। अरे आपने तो ऐसों को जिताया जो आपके दरमियान में से उठते हैं, आपके वोटों की भीख से जीते हैं, मगर अपनी दौलत बरखंडेश्वर मंदिर पे लुटाते हैं। वो आपके वोटों से जीतते हैं, आपके मेहनतों से जीतते हैं और दौलत वहां पे लुटाते हैं। अरे क्या कानपुर में मसाजिद की कमी थी? कहीं चलो वहां पे 51 लाख दिए, क्या कोई मस्जिद में तुम 51,000 भी दिए या 5,100 दिए या तुम्हारी औकात 501 रुपए देने की भी नहीं थी? या ये सबूत देता है कि इनको हमसे मोहब्बत नहीं। अरे बरखंडेश्वर मंदिर में 51 लाख और मस्जिद बिलाल बंद। बरखंडेश्वर मंदिर में 51 लाख और मस्जिद बिलाल बंद। अल्लाह के घर को बंद, इनके आपसी इख्तलाफात में बंद, इनके चाचा और खुद के झगड़े में एक मस्जिद के घर को, अल्लाह के घर को ताला डालने वाले को तुम कैसा मजबूत कर सकते हो? अरे ये आपके दरमियान में आते हैं और बीजेपी का डर दिखाते हैं और कहते हैं हरे परचम को मत पकड़ो वरना बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी से डरा रहे ये कौन लोग आ रहे हैं जो तुमको उस अमित शाह के नाम से डरा रहे हैं, मोदी के नाम से डरा रहे हैं, योगी के नाम से डरा रहे हो? क्या हमें इनके नामों से डरना है या उस पाक परवरदिगार से डरते हुए इन बातिलों का मुकाबला करना है? ओवैसी के फेवरेट माजिद हुसैन के सिर्फ कपड़े और लोकेशन बदलते हैं। इन दिनों ये जहां जाते हैं जबरदस्त माहौल बनाते हैं, खुल्लम खुल्ला धमकाते हैं।
जान आई? क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहरकर मुसलमानों की बात करने की नहीं है, तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहरकर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है, तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है, तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। मजलिस आ जाएगी तो मोदी जीत जाएगा, ये कहने वाले कौन हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है, या सपा का गुलाम ये बात करता है, या बसपा का गुलाम ये बात करता है, या कांग्रेस का नापिकार ये बात करता है। इन तीनों से हटके तो कोई बात नहीं करते। अगर किसी को डराया जाएगा, जो तुम्हारा काम है सिर्फ डराने का, तो ये हिम्मत वाले लोग जिस नौजवान को तुम डराओगे, उस नौजवान को लेकर 100 की तादाद में तुम्हारे घर के सामने बैठते हुए तुम्हें हिला देंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी के गली मोहल्लों में, भाईजान के नुक्कड़ सभाओं में इंदिरा से लेकर राजीव और मनमोहन तक सबका जिक्र होता है। सेकुलर किया जाता है और मौका मिलते ही अखिलेश को घेर लिया जाता है। किसने किसका इस्तेमाल किया, इसकी कहानी सुनाई जाती है। आपने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, तो उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, तो मुसलमानों ने अपने वोट की भीख से आई.के. गुजराल को भी प्रधानमंत्री बनाया, मुसलमानों ने अपनी वोटों की भीख से देवगौड़ा साहब को भी प्रधानमंत्री बनाया, मुसलमानों ने अपने वोटों की भीख से मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर जमातों को बुलंद करने की कोशिश की, कभी मुल्ला मुलायम के नाम पर वोट डाला, तो कभी बहन जी के नाम पर वोट डाला, तो कभी कांग्रेस के नाम पर वोट डालते हुए इनको ताकतवर बनाया। तो हम कहां पे रह गए, हमारे लोग कहां पे रह गए, ये सोचो फिक्र की बात है। आपने जब मुल्ला मुलायम के नाम से आपके दरमियान में आए, यादव समाज को लेकर आपके दरमियान में आए, तो मुसलमान यूपी में 20% होने के बावजूद भी उन 7% यादवों को ताकत बख्शी, और आज उसका नतीजा यह हुआ कि हर महकमे में, हर इदारे में, हर पुलिस के महकमे में, हर अस्पताल में, हर सरकारी महकमे में यादव मौजूद, मगर मुसलमान दिखाई नहीं देता। इस वीडियो में दिख रहा AIMIM का तीसरा कैरेक्टर अपनी सभाओं में पहले इस्लाम का पैगाम देता है, अच्छी बातें करता है, और फिर जैसे ही सियासी बातें शुरू होती हैं, जनाब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की बातें करते करते सिमी वाला एंगल डाल देते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ 22 के यूपी चुनाव का संभावित रिजल्ट बताते हैं। मुसलमानों गौर से सुनो, पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर पौधा होगा, उसके बाद पेड़ होगा, फिर फल मिलेगा। हमें पहले बीज बोना पड़ेगा, हमको पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा। और मुझे कोई परवाह नहीं, जेल जाता हूं कोई परवाह नहीं, गोली पड़ती है कोई परवाह नहीं, लेकिन कहूंगा, खुल के कहूंगा। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप कोई संगठन बना सकते हैं? बजरंग दल बन सकती है, विश्व हिंदू परिषद बन सकती है, आप कोई संगठन बना सकते हैं? बताइए आप। प्रदेश में नहीं, जिले लेवल पे नहीं बना सकते आप, डंडा हो जाएगा। सिमी का हाल मालूम है आपको, 20-20 साल से पड़े लोग जेल में। और इंशाअल्लाह इस 22 के चुनाव में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी, दावा है, बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। 50+ सीटें लेकर के आएगी ये पार्टी, 50+, 80 भी हो सकती हैं, 90 भी हो सकती हैं, लेकिन 50 से ऊपर होंगी इंशाअल्लाह। और देखिएगा, AIMIM के मंच से जो बातें बंद कमरे में होती हैं, वही बातें सियासी जलसों में आते आते स्पीड पकड़ लेती हैं। जमकर 20% वाला एंगल क्वाइन किया जाता है, खूब ओवैसी होता है। एक तरह से कहें तो यूपी में मुसलमानों को लेकर लाइन तो अखिलेश और ओवैसी दोनों की चल रही है, लेकिन इस अग्रेसिव लाइन में फिलहाल भाईजान ने लीड ले रखी है। विधानसभा का चुनाव, हमारे बीच तमाम दीगर सियासी पार्टियां अब आएंगी। वो सियासी नेता भी आएंगे जो 5 साल पहले दिखाई पड़े, उसके बाद नहीं दिखाई पड़े। तमाम पार्षद भी आएंगे,
तमाम सांसद भी आएंगे, तमाम नेता जो 2017 में आपको पाए गए थे और उसके बाद आप बैनर लेके उनको ढूंढ रहे हो, वो जो नहीं दिखाई पड़े अब आपके बीच में आएंगे और वो आके कहेंगे कि आओ बिरयानी खाओ और वोट दो। बताओ चाचा कौन सा काम रह गया 5 साल में? आओ हमसे कराओ, हमसे वोट लो। आज एक शेर जो हमारे बीच पैदा हुआ, जो हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ललकार के कहता है कि तुम 20% होके, 18% होके, 22% होके नहीं कर सकते क्या? बैरिस्टर ओवैसी जिस लाइन लेंथ पर चलते हैं, उनकी पार्टी और उनके नेताओं की लाइन लेंथ भी सेम टू सेम रहती है। ओवैसी अगर 100% अग्रेसिव स्पीच देते हैं तो उनके सपोर्टर्स की स्पीच का टोन 150% हो जाता है। बार बार गिनती गिनाई जाती है, लगातार धर्म वाला तड़का लगाया जाता है, बीजेपी को भी लपेटा जाता है और बीजेपी विरोधी बाकी पार्टियों की भी बखिया उधेड़ी जाती है। हाँ, ये जरूर बताया जाता है कि अब की बार तो बीजेपी ही आगे है। बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट डालना। बीजेपी क्या कहती है हिंदुओं के बीच में जाके कि मुसलमान इस मुल्क में बढ़ता जा रहा है, इनकी आबादी बढ़ते जा रही है, ये लोग कब्जा कर लेंगे और हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदू वोट ले रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट ले रही है। फर्क क्या है दोनों में? अखिलेश यादव 2017 में 22% वोट पाए थे। कितना? 22%। और बीजेपी को 40% मिला था। और आज सी वोटर सर्वे में बीजेपी को 41% वोट मिल रहा है। बीजेपी ने अभी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है और 41%, जब 40% वोट मिला था तो 325 सीट जीत करके आई थी। आज 41% वोट बगैर चुनाव प्रचार के उनको मिल रहा है और जब ये चुनाव प्रचार शुरू करेंगे तो अखिलेश यादव कहां जाएंगे? ये धोखा दे रहे हैं। महान दल, फलाने दल, ठिकाने दल, ये सब दल हैं। इनका कोई वो नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जमीन पे काम नहीं है, ना इनके पास वोट है। चौहान बीजेपी के साथ, मौर्य बीजेपी के साथ, राजभर बीजेपी के साथ, जाट बीजेपी के साथ। एक मुसलमान 20% है जो सेकुलर पार्टियों के साथ जाता है। इसीलिए सबको पेट में दर्द हो रही कि 20% वाला ये तो ओवैसी के साथ भाग रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में ग्रुप फोटोग्राफी करवाई। इस तस्वीर में सत्ता पक्ष के लोग थे तो विपक्षी दलों के विधायक भी मौजूद थे। तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि जो विधायक सदन के अंदर और सदन के बाहर एक दूसरे के दुर्विरोधी हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो एक साथ एक ही फोटो में आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री योगी ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई। क्योंकि यह यूपी विधानसभा का आखिरी सत्र है, इसलिए याद सजोने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी सदस्यों के ग्रुप फोटो सेशन का आयोजन किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।